शैलजा जी, आज जो ज्ञापन दिया है इसका मकसद क्या है? आज हमने ज्ञापन दिया हर हरियाणा के हर ज़िले में उपायुक्त के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल जी के नाम समस्त कांग्रेस जन एक ज्ञापन दे रहे हैं। आपने देखा ही है जब से ये सरकार बनी है, चाहे तो हम पूरे 6 साल की बात करें या फिर जब पिछली बार सरकार बनी अभी साल भी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी और जनता की सरकार, तब से ये घोटाले पर घोटाले हमारे प्रदेश में होते जा रहे हैं। विकास कुछ हुआ नहीं। जब विकास की बात करें तो कोरोना का बहाना दे दिया जाता है, पैसा नहीं है, क्या करें, छोटी छोटी अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन लागू नहीं होती, लोगों की जो मांग है उस पर गौर नहीं किया जाता। लेकिन एक बात ज़रूर हुई है जिसमें ये सरकार और सरकार के लोग, शासन प्रशासन जिसमें एक्टिव रहा है, और वो है घोटाले। घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे हम बात करें, क्योंकि नया घोटाला आता है तो पिछले थोड़े भूलने लग जाते हैं। चाहे वजीफों की बात करें, चाहे परीक्षाओं की बात करें, चाहे हम जो परिवहन में किलोमीटर स्कीम की बात करें, अनेकों घोटाले होते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में, चाहे आप धान को लेकर कहें, सरकार बनते ही धान का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, उस पर हमने उस समय भी आवाज़ उठाई, बताया, मीडिया ने भी दिखाया उसको। धान में आपने देखा कि मिलर्स के साथ मिलकर कितना बड़ा घोटाला हुआ, और ये खुद माना गया कि ये घोटाला हुआ है। लेकिन उसमें क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। हम ताज़ा रजिस्ट्री की बात करें, रजिस्ट्रियों का जो घोटाला हुआ उसमें आप देख लीजिए, क्या 2-4 तहसीलदारों की मार्फत ही हुआ है? क्या उन्होंने खुद किया? जब ये 30 से ज़्यादा ज़िलों में, जगहों पर, शहरों में हुआ, तो इतने व्यापक रूप से ये कैसे हो गया? क्या फॉर्मूला अपनाया गया? क्या कारण है कि डीटीपी से एनओसी लेना मुनासिब ही नहीं समझा और होती रही रजिस्ट्रियां? कोरोना में न जाने कितनी चीजों पर पर्दा डाला गया कोरोना के नाम पर, कि ताकि ध्यान केवल कोरोना पर रहे। शराब घोटाला हर रोज के मैं उसी पर आ गई। तो रजिस्ट्रियों की बात, उसके बाद अब ताज़ा बात ले लीजिए, शराब का घोटाला, और इन सब में सैकड़ों हजारों करोड़ों का मामला है। छोटा मोटा नहीं है कि 1-2 अफसर की बात। शराब के घोटाले में आप देख लीजिए कि एक और कोरोना का लॉकडाउन, उस समय भी हमने कहा था कि शराब नहीं बिकना चाहिए, ऐसे समय में बंद रहनी चाहिए। लेकिन चोरी छिपे 3 मेल ऐसी रही फैक्ट्रियां जहां पर शराब बनती रही। क्या कारण था? कैसे हुआ? और क्या कारण था कि आप लाइसेंस पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और 1 करोड़ 19 लाख शराब की बोतलें कहाँ गई?
तस्करी हुई, गायब हुई, क्या हुआ? कैसे इनकी नाक के नीचे से स्टॉक गायब हो गया? क्या कर रहे थे? और जब शोर मच रहा है तो कभी कहते हैं एसआईटी में बैठाएंगे, फिर एसईटी। एसईटी हमने उस समय भी कहा कि एसईटी का कोई मायने नहीं होता, केवल इंक्वायरी कमेटी, उसके पास कोई अख्तियार नहीं है कि किसी के खिलाफ वो एक्शन ले सके, कोई मुकदमे दर्ज कर सके, किसी को बुला सके, इंटेरोगेशन कर सके, कोई अधिकार नहीं। और आपने इंक्वायरी होने भी नहीं दी। एक फैक्ट्री एनवी, उसकी भी जांच नहीं होने दी। तो इसके तार कोई छोटे मोटे नहीं, इसकी लंबी मार, इतना ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ कैसे? और अब एक मंत्री, दूसरा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सब एक दूसरे को विरोधाभास में बातें कर रहे हैं। कोई कुछ कह देता है, कुछ कह देता है। उप मुख्यमंत्री कह देते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। मुख्यमंत्री कह देते हैं नहीं नहीं, वो कोई कुछ भी कहे, विश्वास किसका करोगे? अब इसमें ये भी पता चले, एक्साइज कह देता है नहीं ये तो पुलिस की कमी है, गृह मंत्रालय कह देता है नहीं ये तो एक्साइज की कमी है, मुख्यमंत्री जी अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला दिखाना चाहते हैं। कैसे हो सकता? क्या कोई भी नागरिक, पत्रकार इस बात को मान सकता है कि किसी को कुछ पता ना चले और घोटाले पर घोटाले होते चले जाएं और फिर भी बाज नहीं आते हैं, मानने को तैयार नहीं? इसलिए हमारी ये मांग है कि इन पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ऐसा है और आपने देखा है। हमारी मांग है कि महामहिम राज्यपाल जी, आप इन चीज़ों पर नज़र रखिए, आप देखिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी असलियत सामने आ सकती है। वरना इस घोटाले का भी यही हश्र होगा जो पहले घोटालों का होता रहा। पर्दाफाश होने की बजाय पर्दे पर पर्दा डाला गया, असलियत सामने आती नहीं। आप लोग भी कितने दिन उठाएंगे, बात वहीं रह जाएगी, नया घोटाला फिर आ जाएगा। अभी तो साल भी नहीं हुआ साथियों, अब देख लीजिए क्या हो रहा है। ये माना जाए कि सारा कुछ सरकार के सिर पर हुआ है। आप ये बता दीजिए कि बिना संरक्षण के, राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े घोटाले कैसे हो सकते हैं? और आपने तो वायदा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, तो आपकी नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जब से सत्ता संभाली, इनकी फितरत असली मुद्दों से ध्यान बांटो, किसी भी और मुद्दे पर ले जाओ, ताकि ना तो कोई विकास मांगे, विकास की जरूरत क्या है, लोगों को बांटो, धर्म के नाम पर राजनीति करो। चाहे जायज़ है और होना चाहिए और समय ज़्यादा हो गया है, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन
कोरोना के चलते हमारी गतिविधियों पर भी थोड़ा उसको सीमित करना पड़ा। जिस तरह से हमको घूमना चाहिए, जिस तरह से लोगों के, हमारे वर्कर्स के, सबके विचार लेने चाहिए, चयनित करना चाहिए, उसमें कमी आई है। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होती जाएगी हम ये नियुक्तियाँ भी करेंगे, काम करने वाले लोगों को आगे लाएंगे, जिनमें ऊर्जा है उनको आगे लाएंगे, जिनको अनुभव है उन्हें भी मौका देंगे, युवाओं को मौका देना है, नई ऊर्जा लाए। ये सारी बातों का हमने ध्यान देना है। अब जैसे हमारे कार्य चल रहे हैं, हमारी नज़र है कि कौन काम कर रहा है, आने वाले समय में जगह मिलेगी। बड़ौदा उपचुनाव कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। कांग्रेस पार्टी कितनी उसके लिए तैयार है? जहां तक उम्मीदवारों की बात है तो राजस्थान की तरह हरियाणा में भी कहीं ना कहीं सुर अलग अलग नेताओं के दिखाई पड़ते हैं। कैसे उससे आप पार पाएंगे? कितनी उम्मीद है जीत को लेकर? ऐसी कोई बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जाता प्रोपेगेंडा है। आपने देखा, चाहे राजस्थान की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेलना चाहा उसमें पूरी तरह से औंधे मुँह गिरे हैं, पूरी तरह से फेल हुए हैं। कोशिश बहुत की, लेकिन हमारे, ठीक है, कुछ विधायकगण, उनमें कोई बातें थी, लेकिन हाईकमांड ने उस चीज़ को, उनकी बात को सुना है और आगे उस बात का देखा जाएगा उसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह खेल खेलना चाहा, ना केवल वो खुद विफल हुए, लेकिन जो उनमें डिवीज़न था, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि डिवीज़न नज़र आया। जो अपने आप को दिखाते थे कि हमारी पार्टी अलग है, उनमें डिवीज़न नज़र आया। क्या कारण था कि उनके कुछ विधायक कहीं भेजने पड़े, कुछ कहीं भेजने पड़े। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात बड़ौदा उपचुनाव की, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस ये सीट जीतेगी। केवल बड़ौदा नहीं, आज के दिन हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करना है। जहां मौका मिलेगा वहां पर ये बाहर होंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बड़ौदा हमारी कांग्रेस की सीट है, मजबूत सीट है और हमारा विधायक वहाँ से। शैलजा जी, कई बार आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आए हैं कि भाजपा और जसपा के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। कुलदीप बिश्नोई का बयान आया है और कई नेताओं के आए हैं। इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? क्या कहेंगे? देखो, ये तो बातचीत तो चलती रहती है। ये तो आप जानते ही हैं कि चाहे इंडिपेंडेंट हों, चाहे दूसरी पार्टी के हों, खुद इनकी पार्टी के भी विधायक इनसे खुश तो हैं नहीं, इनकी कारगुजारी से। काम तो कोई हो नहीं रहा, किसी का भी नहीं हो रहा। क्या कारण था कि स्पीकर साहब को मीटिंगें बुला कर सरकार को हिदायत देनी पड़ी बार बार कि विधायकों की सुनी जाए? ये तो साफ दिख रहा है कि ये सरकार किस तरह से चल रही है, बल्कि चल ही नहीं रही है। आपकी पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है, राजीव त्यागी जी का निधन हो गया है। दूसरा, प्रणब मुखर्जी जी की हालत बेहतर नहीं है। दोनों को लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी, हमारे प्रणब दा कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ रहे हैं, बल्कि जितना सेंस ऑफ हिस्ट्री प्रणब दा में रही है, मैं नहीं मानती कि उनके मुकाबले का कोई नेता इस तरह से हो सकता है। हमारे माननीय राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं। मैं कामना करूँगी कि वो ऐसी स्थिति से बाहर आएँ और ठीक हों, भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। जहाँ तक कि राजीव त्यागी जी की बात है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और ये जो खबर सुनी तो एकदम सदमे वाली बात है। खुद मेरा मन नहीं मानता था कि राजीव त्यागी जैसे एकदम इस कम उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो गए भी हैं तो संघर्ष करते करते कांग्रेस पार्टी के लिए, आम लोगों की आवाज़ को उठाते उठाते, और बल्कि हम सबको देखना चाहिए किस तरह से कांग्रेस और लोगों के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। राजीव त्यागी जी का जाना हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी क्षति है और मैं
व्यक्तिगत रूप से भी कह सकती हूँ, क्योंकि उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चंदा जी, आखिरी सवाल है। बीजेपी ने चंद सालों की राजनीति में बड़े आलीशान कार्यालय जिला मुख्यालयों पर खड़े कर दिए हैं। आपकी पार्टी कई दशक से सत्ता में रही है, लेकिन आज तक भी बहुत सारे जिलों में बैठने के लिए दफ्तर नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके हाथों में कमान है। कब तक कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे बैठने की जगह मिलेगी? ये बात आपकी ठीक है, एक है ये, कई जगह हमारे दफ्तर भी हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण है वहाँ पर। तो कोशिश होगी कि हमारे लोग मिल बैठकर, जहाँ नहीं है वहाँ पर कोशिश करें कि कार्यालय बनाएं। लेकिन कंपैरिजन भारतीय जनता पार्टी से हमको नहीं करना चाहिए। आज तक ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी मोटी रकम इतनी जल्दी कैसे आई, कहाँ से ये पैसा आया और किस तरह से ये लग रहा है इतने आलीशान। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि कहाँ से पैसा इस पार्टी के पास आया ये तो बताना ही नहीं चाहते, इस पर भी ये पर्दा ही डालना चाहते हैं। ये भी एक घोटाला है, कोई भी ऑफिस कहाँ से इतनी जल्दी। साथियों, आप सबने आज हमारे लोगों ने ये हर ज़िले में आवाज़ उठाई है। शीघ्र ही हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी से समय लेकर उनके पास भी जाएंगे, उनको भी मिलेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और आने वाले वक्त में जैसे ही विधानसभा शुरू होगी वहाँ पर भी हमारे साथी इन मुद्दों को और दूसरे मुद्दों को वहाँ पर उठाएंगे।